Hello students, in today's lecture on nuclei for class 12, we shall have discussion on nuclear force. Nuclear force is also known as nucleon-nucleon interaction और रेजिडुअल स्ट्रॉन्ग फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो कि न्यूक्लियॉन्स के बीच लगता है, आप सब जानते हैं कि एक एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। यदि हम न्यूक्लियस की बात करें तो ये है एटम, और एटम के अंदर ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। इन न्यूक्लियॉन्स के बीच लगने वाला जो फोर्स है उसे हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब ये जो न्यूक्लियर फोर्स है जो इन न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है, ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, आप जानते हैं। और इसके सैचुरेशन भी होता है, इट इज ए सैचुरेटिव फोर्स। हमने बाइंडिंग एनर्जी कर्व में देखा था कि जब मास नंबर 170 से कम और 30 से ज़्यादा होता है, यानी 30 से 170 मास नंबर के जो न्यूक्लियाई हैं उनका जो बाइंडिंग एनर्जी है लगभग कांस्टेंट आता है। और कांस्टेंट बाइंडिंग एनर्जी ये बताता है कि न्यूक्लियर फोर्स इज ए सैचुरेटिव फोर्स, एंड एट द सेम टाइम न्यूक्लियर फोर्स इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। और इसका जो कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर फोर्स का, वो युकावा नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? युकावा ने दिया था। तो देखिए, पहले हम जान लेते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। न्यूक्लियर फोर्स, जिसे हम न्यूक्लियन न्यूक्लियन इंट्रैक्शन और रेजिडुअल न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं, ये एक ऐसा फोर्स है जो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी ये लगता है। इनको बेसिकली हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा फोर्स जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है उसे हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन बोथ न्यूक्लियॉन्स आर अफेक्टेड बाय द न्यूक्लियर फोर्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकली। न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है दोनों ही हम कह सकते हैं कि ये इक्वली अफेक्टेड होते हैं, समान रूप से प्रभावित होते हैं न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा। अब जो प्रोटॉन्स हैं उनके बारे में आप जानते हैं, प्रोटॉन्स का चार्ज +1e होता है, और ये एक्सपीरियंस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में आप जानते हैं, देखिए यहाँ पर प्रोटॉन प्रोटॉन भी हैं, तो प्रोटॉन का चार्ज जो है, यदि हम चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करें, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है +1e। प्रोटॉन प्रोटॉन जो यहाँ पर होंगे उनके बीच क्या लगता है? कूलाम रिपल्सिव फोर्स लगता है, जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन भी कह सकते हो, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन भी कह सकते हो। लेकिन ये जो कूलाम रिपल्सिव फोर्स है जो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच लग रहा है, जो पॉजिटिव और पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स के बीच में लग रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। और जो कि काफ़ी आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है उसके कंपैरिजन में ये कमज़ोर होता है। न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगता है वो न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन का भले ही चार्ज +1 ही है, और भले ही इनके बीच में प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो रिपल्सन का प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगता है, तो जो शॉर्ट, आप जानते हैं न्यूक्लियस न्यूक्लियस का रेडियस लगभग होता है 10⁻⁻15 मीटर, जिसको आप फेम्टोमीटर भी कहते हैं। इतनी शॉर्ट रेंज पर जो अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पर लगता है, न्यूक्लियर फोर्स जो है स्ट्रांग होता है, जो कि सफिशिएंट होता है ओवरकम करने के लिए। किसे ओवरकम करने के लिए? प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ओवरकम करने के लिए यहाँ न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगने वाला जो न्यूक्लियर फोर्स है वो सफिशिएंटली स्ट्रांग होता है, पर्याप्त रूप से स्ट्रांग होता है, जिससे कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच जो है रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ओवरकम किया जा सके। तो जो हम ये ऐसा कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, इनको बांधे रखने का काम कौन कर रहा है? न्यूक्लियर फोर्स कर रहा है। सो न्यूक्लियर फोर्स इज द फोर्स विच बाइंड द न्यूक्लियॉन्स विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखने वाला जो फोर्स है उसे हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ये न्यूक्लियॉन्स के बीच लगता है। मैंने आपको यहाँ पर यह भी बात बताई कि प्रोटॉन प्रोटॉन जो है सेम चार्जेज के हैं, तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जिसको कूलाम रिपल्सिव फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। लेकिन उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
पर एक तरह से भारी पड़ता है। कौन? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियंस के बीच में लग रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ओवरकम कर देता है। तो फाइनली अब हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियंस को न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखने के लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है? न्यूक्लियर फोर्स रेस्पॉन्सिबल है। अब देखिए, जो कूलाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लग रहा है, या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो न्यूक्लियंस को न्यूक्लियस के अंदर नहीं बांधे रख सकते। न्यूक्लियंस को न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, जो फंडामेंटल फोर्सेज प्रेजेंट होते हैं नेचर में, आप जानते हैं 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्सेज हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है हमने नेचर में, ठीक है। नंबर 2 हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ा है, और नंबर 3 हमने पढ़ा है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स में हमने 2 टाइप के फोर्सेज पढ़े, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, राइट। तो यदि हम बात करें कि ये ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये न्यूक्लियंस को न्यूक्लियस के अंदर बनाए नहीं रख सकते, बांध कर नहीं रख सकते। इसलिए न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए जो ये न्यूक्लियर फोर्स का कॉन्सेप्ट है, ये एक जापान के वैज्ञानिक थे, यूकावा नाम के वैज्ञानिक थे जापान के, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। और यूकावा ने कहा कि ये न्यूक्लियंस के बीच में ये जो फोर्स लग रहा है जिसको आप न्यूक्लियर फोर्स कह रहे हैं, यूकावा के अकॉर्डिंग इन न्यूक्लियंस के बीच ये जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है, ये इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, या प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच पाई मेसॉन्स के एक्सचेंज के कारण लगता है। किसके कारण लगता है? पाई मेसॉन्स, जिनको हम पायोन्स भी कहते हैं। पाई मेसॉन जो है 3 टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो पाई मेसॉन्स के एक्सचेंज के कारण न्यूक्लियंस के बीच में क्या लगता है? न्यूक्लियर फोर्स लगता है। किसने बताया? जापान के वैज्ञानिक यूकावा ने कहा ये बात। और यूकावा ने न्यूक्लियर फोर्स को समझाने के लिए कुछ इस तरीके से बात बताई कि एक जैसे हड्डी का ये टुकड़ा है, ये एक बोन पीस है, हड्डी का टुकड़ा है, और ये हड्डी का टुकड़ा ये एक डॉग है और ये दूसरा डॉग है। इन दोनों कुत्तों के बीच में ये हड्डी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, दोनों कुत्ते भूखे हैं। तो ये दोनों कुत्ते इस हड्डी के टुकड़े को, बोन पीस को छीनने का प्रयास करेंगे एक दूसरे से। कभी ये बोन का पीस जो है इस डॉग नंबर 1 के पास चला जाएगा, कभी ये बोन का पीस डॉग नंबर 2 स्नैच कर लेगा डॉग 1 से। तो ये दोनों जो भूखे कुत्ते हैं, ये जो दोनों भूखे डॉग्स हैं, डॉग 1 एंड डॉग 2, ये दोनों इस हड्डी के टुकड़े को प्राप्त करने में व्यस्त हैं। तो यहाँ पर हड्डी के टुकड़े का दोनों कुत्तों के बीच में क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है, हड्डी के टुकड़े का एक्सचेंज हो रहा है। तो युकावा ने कहा कि हड्डी के टुकड़े को हम उस तरीके से मान सकते हैं कि जैसे पाई मेसॉन्स होते हैं, और पाई मेसॉन्स का एक्सचेंज किसके बीच हो रहा है? कुत्तों की जगह हम मान सकते हैं न्यूक्लियंस को, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो जब इस हड्डी के टुकड़े का इन दोनों कुत्तों के बीच एक्सचेंज होगा, यानी इस हड्डी के टुकड़े ने इन दोनों कुत्तों को व्यस्त रखा हुआ है, इन दोनों डॉग्स को बिजी रखा हुआ है, और इन दोनों कुत्तों का ध्यान कहीं और नहीं जा सकता, इस हड्डी के टुकड़े पर ही रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो कुत्ते हैं, ये स्ट्रांगली इस हड्डी के टुकड़े से बंधे हुए हैं एक तरह से, क्योंकि इस हड्डी के टुकड़े को प्राप्त करने में ये दोनों कुत्ते जो है व्यस्त हैं। उसी तरीके से ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, या प्रोटॉन प्रोटॉन है, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, इनके बीच में पाई मेसॉन्स का एक्सचेंज होता है। और इन पाई मेसॉन्स के एक्सचेंज में ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन व्यस्त रहते हैं। ये इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं, जिस तरीके से ये दोनों कुत्ते हड्डी के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए व्यस्त रहते हैं, वैसे ही पाई मेसॉन्स के एक्सचेंज के लिए, पाई मेसॉन्स को प्राप्त करने के लिए न्यूक्लियंस भी व्यस्त रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और ये हमेशा न्यूक्लियस के अंदर ही बने रहते हैं। ये बात बताई यूकावा ने। तो इस तरीके से न्यूक्लियंस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो न्यूक्लियर फोर्स है, और वो न्यूक्लियर फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? पाई मेसॉन्स के एक्सचेंज के कारण लग रहा है, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है। यही बात जो मैंने अभी आपको बताई, ये यहाँ पर मैंने लिख दी है। एज कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, gravitational force cannot keep the nucleons inside the nucleus. Therefore, for the stability of nucleus, concept of nuclear force was given by Japanese physicist Yukawa. Yukawa predicted that the nuclear force arise due to exchange of pi mesons, pi positive, pi negative, pi neutral particles among nucleons. The exchange of pi mesons particles can be understood as follows.
इमेजिन टू इंटरेक्टिंग न्यूक्लियॉन्स एज टू डॉग्स। दो इंटरेक्टिंग न्यूक्लियॉन्स को हम दो कुत्तों की तरह मान लें। एंड ए मेसॉन पार्टिकल एज ए पीस ऑफ बोन, और मेसॉन पार्टिकल को एक हड्डी के टुकड़े की तरह मान लें। देन ईच ऑफ द टू डॉग्स ट्राइज टू स्नैच द पीस ऑफ बोन फ्रॉम अदर। प्रत्येक कुत्ता जो है दूसरे कुत्ते से हड्डी के टुकड़े को खींचने का, छीनने का प्रयास करेगा, स्नैच करने का प्रयास करेगा। द बोन इज रैपिडली एक्सचेंज्ड बिटवीन द टू डॉग्स एज नाइदर ऑफ देम कैन पार्ट विद इट। बॉन जो है दोनों कुत्तों के पास एक दूसरे के पास एक्सचेंज होती रहती है, क्योंकि कोई भी कुत्ता उन दोनों में से उसको नहीं रख पाता है। कभी एक कुत्ते के पास चले जाता है वो बोन पीस, तो दूसरा कुत्ता छीन लेता है। जब दूसरे के पास चला जाता है तो पहला कुत्ता उसको छीन लेता है। दस द रैपिडली एक्सचेंजिंग बॉन कीप्स द टू डॉग्स बाउंड टुगेदर। तो ये जो हड्डी का टुकड़ा है इसने दोनों कुत्तों को जो है क्या किया हुआ है, बांधे हुए है, बांधे रखा है, व्यस्त रखा है। सिमिलरली इसी तरीके से जो एक्सचेंज है पाई मेसॉन्स का, वो न्यूक्लियॉन्स को बाउंड रखता है, बांधे रखता है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है। और ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो पाई मेसॉन का मास होता है, पाई मेसॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास का लगभग 270 टाइम्स होता है। पाई मेसॉन्स का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के मास का लगभग कितना होता है, 270 टाइम्स होता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एक वेरिएशन देखेंगे, ग्राफ्स देखेंगे। पहला जो ग्राफ है वो ये न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसा फोर्स है बेटा जिसका अभी तक कोई आप कह सकते हैं कि मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है, ये आप कह सकते हो। तो ये मैंने एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिया। इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मैं रेंज ले लेता हूँ, यानी न्यूक्लियर फोर्स की रेंज ले लेता हूँ। रेंज जिसको हम मेजर कर रहे हैं फेम्टोमीटर में, फर्मी जिसको आप कह सकते हो। रेंज किसका रेंज है, ये न्यूक्लियर फोर्स का रेंज है। इसको मैं 0 मान लेता हूँ, इसको मैं 0.5 मान लेता हूँ, इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 1.5 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, ये 2.5, इस तरीके से। और इधर इस वर्टिकल एक्सिस पर मैं ले लेता हूँ न्यूक्लियर फोर्स। क्या ले लेता हूँ, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स और रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स के बीच में ये न्यूक्लियर फोर्स का मैग्नीट्यूड लिया है मैंने, जो कि किस ऑर्डर में लिया है, इंटू 10⁻14 न्यूटन। 10⁻14 न्यूटन के ऑर्डर में ये न्यूक्लियर फोर्स हमने वर्टिकल एक्सिस पर लिया है। ये 0 ले लेते हैं यहाँ पर वैल्यू, यहाँ 0.5 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 1.5 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 2.5, इस तरीके से। इसी तरीके से 0 के नीचे इसकी नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी, -0.5, -1, -1.5 और -2.0 और -2.5, इस तरीके से नेगेटिव वैल्यूज आ गई। जब इनके बीच ग्राफ प्लॉट किया गया तो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आया, जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आया, इस तरीके का ग्राफ आया था, इस तरीके का ग्राफ, इस तरीके का ग्राफ युकावा को मिला, इस तरीके का ग्राफ मिला था युकावा को। अब यहाँ पर जो ये रेंज है इसको यदि हम r से रिप्रेजेंट कर दें, रेंज को यदि हम r से रिप्रेजेंट कर दें तो r की वैल्यू जब 1 फेम्टोमीटर से ज्यादा है, ग्रेटर देन 1 फर्मी है, r की वैल्यू ये है 1 फर्मी, 1 फेम्टोमीटर। तो r की वैल्यू जब 1 फर्मी से ज्यादा है, यानी इधर यदि इस ग्राफ को देखें, इस पार्ट को देखें, इस पार्ट को देखें, तो जो युकावा पोटेंशियल है, युकावा पोटेंशियल वो मैक्सिमम होता है r ग्रेटर देन 1 के लिए, यानी इस पार्ट के लिए पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। युकावा पोटेंशियल इसे हम कहेंगे, युकावा पोटेंशियल। युकावा पोटेंशियल क्या होता है इसके लिए, युकावा पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, युकावा पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। ठीक है, युकावा पोटेंशियल कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, किसके लिए, ग्रेटर देन 1 फर्मी के लिए। ये युकावा ने अपनी रिसर्च में बताया, युकावा पोटेंशियल मैक्सिमम है। और जो फोर्स होगा यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स इस पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए जो न्यूक्लियर फोर्स है वो अट्रैक्टिव और कैसा होगा, देखिए इस पार्ट के लिए यदि हम देखें तो न्यूक्लियर फोर्स नेगेटिव आएगा, अट्रैक्टिव यानी नेगेटिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। कौन सा फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, किसके लिए, r ग्रेटर देन 1 फर्मी के लिए, r ग्रेटर देन 1 फर्मी के लिए। लेकिन r की वैल्यू यदि 0.8 फर्मी से कम लेते हैं, 0.8 यानी यहाँ पर कहीं आएगा, ये वैल्यू कहीं आएगा 0.8 फर्मी। तो इस पार्ट के लिए, ये जो 0.8 फर्मी से कम पार्ट के लिए है,
तो 0.8 फर्मी पार्ट के लिए जो न्यूक्लियर फोर्स है ये रिपल्सिव आता है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं इसके लिए। कैसी आती हैं? पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, R ग्रेटर देन 1 फर्मी फेम्टोमीटर के लिए न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव है, और R लेस देन 0.8 फर्मी फेम्टोमीटर इसके लिए न्यूक्लियर फोर्स लार्ज रिपल्सिव होता है, रिपल्सिव नेचर का होता है। जैसे कि पहले अट्रैक्टिव नेचर का था, अभी रिपल्सिव, जिसे हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं। पॉजिटिव फोर्स, रिपल्सिव और पॉजिटिव फोर्स होगा R लेस देन 0.8 मीटर के लिए। वैसे ही यदि मैं ग्राफ की बात करूं, एक पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ की, तो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ ऐसा आता है, आप देख सकते हैं। ये अभी जो मैंने ग्राफ आपको बताया, अभी जो ग्राफ ये बताया मैंने, ये न्यूक्लियर फोर्स वर्सेस रेंज के बीच में ग्राफ है। यदि हम इसी ग्राफ की जगह पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज न्यूक्लियर फोर्स के बजाय यदि हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज रेंज के बीच हम ग्राफ यदि ड्रॉ करें, तो न्यूक्लियर फोर्स वर्सेज रेंज के बीच, रेंज वो उसी को हम R कह देते हैं, रेंज को, ठीक है, फेम्टोमीटर में लिया है। पोटेंशियल एनर्जी इधर लिया है 0, 50, 100, 150, और नीचे 0 के नीचे नेगेटिव वैल्यूज लिए हैं पोटेंशियल एनर्जी की, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये वैल्यूज हैं। तो आप देखिए ग्राफ जो है इस तरीके का आ रहा है, और इस ग्राफ में देख सकते हैं ये जो AB पार्ट है, ये जो AB पार्ट है ये पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होगा इसका। AB के लिए पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, तो ये रिपल्सन को रिप्रेजेंट करता है, ये रिपल्सिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जबकि ये जो BC पार्ट है, इस BC पार्ट के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव है, और ये अट्रैक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अट्रैक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। और पोटेंशियल एनर्जी इस जगह जहां पर 0.8 फर्मी वैल्यू होता है R का, 0.8 फर्मी वैल्यू पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मिनिमम है 0.8 फर्मी पर, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो ये दोनों ग्राफ भी आप ध्यान रखिएगा। ये ग्राफ कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा पार्ट जो है इस तरीके से बना के देगा, ABBC कहेगा कि कौन सा पार्ट रिपल्सिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान रखिएगा, AB जो है रिपल्सन को और BC जो है अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बात हुई न्यूक्लियर फोर्स की। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर फोर्स के करैक्टरिस्टिक्स की। करैक्टरिस्टिक्स भी पूछ ली जाती है कई बार एग्जाम में। सो व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स? अभी तक जो हमने डिस्कशन किया उस आधार पर हम जान भी गए हैं। अब देखिए, नंबर 1, न्यूक्लियर फोर्स करैक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फोर्स प्रेजेंट इन नेचर। 4 फंडामेंटल फोर्सेज मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नंबर 3 न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स भी 2 टाइप के हमने पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। इस तरीके से ये 4 न्यूक्लियर फंडामेंटल फोर्सेज हैं जो कि नेचर में प्रेजेंट होते हैं। सबसे ज्यादा इनमें जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फोर्स होता है वो है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फोर्स इन प्रेजेंट इन नेचर। दिस फोर्स holds the nucleons together despite the strong electrostatic force of repulsion। मैंने आपको बताया था कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव, कूलाम रिपल्सिव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर लगता है प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में। तो लेकिन वो रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर देता है कौन? इन न्यूक्लियॉन्स के बीच लगने वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। यदि हम देखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स की यदि रेंज हम वैल्यूज को देखें, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जो कि 10⁻38 है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 10⁻36। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्स है अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स है किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का 100 टाइम्स होता है कौन? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स का वैल्यू 100 टाइम्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻36 टाइम्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रिलेशन जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 1 में, कि न्यूक्लियर फोर्स जो है
वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से लगभग 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से अप्रोक्सीमेटली 10⁻36 टाइम्स ग्रेटर होता है। और यदि हम बात करें कि न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना स्ट्रांग है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से न्यूक्लियर फोर्स जो है 10⁻38 टाइम्स ग्रेटर होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग फोर्स कौन हुआ? ये न्यूक्लियर फोर्स हुआ। ठीक है, उससे कम स्ट्रांग कौन हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और सबसे कमजोर वीकेस्ट फोर्स कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, उसके अलावा यदि हम बात करें नंबर 2 प्रॉपर्टी की, न्यूक्लियर फोर्स इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। कैसा रेंज फोर्स होता है? शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये लार्ज रेंज फोर्स होते हैं, इनकी रेंज इनफाइनाइट होती है। वहीं न्यूक्लियर फोर्स जो है शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। अनलाइक ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिनकी रेंज इनफाइनाइट होती है, न्यूक्लियर फोर्स जो है एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 10⁻⁻15 मीटर इसी दायरे में लगता है। ये रेडियस होता है न्यूक्लियस का, ये साइज होता है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस के अंदर ये लगता है, तो ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। इट ऑपरेट्स ओनली अप टू ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ 2 to 3 फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर मतलब 10⁻⁻15 मीटर। इस ऑर्डर में जो है न्यूक्लियर फोर्स लगता है। सो इट्स ए वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, राइट। यदि हम वेरिएशन की बात करें डिस्टेंस के साथ, तो ये अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन हम डिस्कस करें रेंज के साथ, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी 0.8 फेम्टोमीटर पर, जब न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस 0.8 फेम्टोमीटर है, फर्मी है, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होता है, मिनिमम होता है। लेकिन यदि हम बात करें R<R0 की, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है रैपिडली विद डिक्रीजिंग स्मॉल r। तो देखिए यदि हम R<R0, ये R0 हो गया, R0 कितना हो गया आपका? 0.8 फेम्टोमीटर हो गया, 0.8 फेम्टोमीटर, ये R0 का वैल्यू है, ये मैंने यहां पर भी लिखा है। तो यदि R की वैल्यू R0 से कम है, यानी इस वैल्यू है, यदि R0 से कम करते हैं R की वैल्यू, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। और ये इंक्रीज होने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी कैसा हो गया? जो है रिपल्सिव हो गया। कैसा हो गया? रिपल्सिव हो गया, यानी पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो R<R0 के लिए पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है रैपिडली विद डिक्रीजिंग R। इट मीन्स इट इंडिकेट्स ए स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट है R>R0 के लिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो की तरफ बढ़ता है, डिक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग R को बढ़ाने से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है और जीरो हो जाता है R>R0 के लिए। तो देखिए R>R0 का मतलब ये इस तरफ यदि हम न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ाएं, जब न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस 0.8 फेम्टोमीटर है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस जब 0.8 फर्मी से भी और कम कर दिया जाए, तो न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस काफी कम हो जाता है। तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होने लगता है और फोर्स जो है रिपल्सिव हो जाएगा। ठीक है, और जब न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है डिक्रीज होने लगता है और जीरो की तरफ अप्रोच होता है। और इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव होने लगता है। और नेगेटिव होने का मतलब जो न्यूक्लियर फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव नेचर का रहेगा। ठीक है, अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होगा? 0.8 फर्मी पर होगा। 0.8 फर्मी जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, वहां पर सबसे ज्यादा न्यूक्लियॉन्स के बीच में अट्रैक्शन होगा। न्यूक्लियॉन्स के बीच में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन 0.8 फर्मी पर होगा। उसके बाद में इस तरफ जाएं तो न्यूक्लियॉन्स के बीच में अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा, रिपल्सिव नेचर हो जाएगा। और इस तरफ ये अट्रैक्शन है, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन 0.8 फर्मी डिस्टेंस जब होती है न्यूक्लियॉन्स के बीच में तब होगा। जब R यानी न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस 4 फर्मी होता है, 4 फर्मी के ऑर्डर का होता है, तो न्यूक्लियर फोर्स जो है जीरो हो जाता है। इट इंडिकेट्स दैट न्यूक्लियर फोर्स इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। यानी जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो न्यूक्लियर फोर्स जीरो हो जाता है। इसका मतलब जो है न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। और जो नेगेटिव साइन है पोटेंशियल एनर्जी का, वो ये बताता है कि न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होता है। तो हायर डिस्टेंस जैसे होगी न्यूक्लियॉन्स के बीच में, तो न्यूक्लियर फोर्स जो है जीरो हो जाएगा। ये ग्राफ से भी हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस को आप बढ़ाओगे न्यूक्लियर फोर्स जो है जीरो हो जाएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ से पता चल रहा है आपको, यहाँ पर आपको इस ग्राफ से भी पता चल रहा है।
ये न्यूक्लियर फोर्स और डिस्टेंस के बीच है। जैसे जैसे डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स बढ़ाओगे न्यूक्लियर फोर्स जो है जीरो होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ज्यादा डिस्टेंस होगी तो न्यूक्लियर फोर्स जो है कम होता चला जाएगा, यानी न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। इट इज सीन दैट अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ बिटवीन टू प्रोटॉन्स। प्रोटॉन के बीच जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो बराबर होता है दो न्यूट्रॉन के बीच लगने वाले न्यूक्लियर फोर्स के। और बिटवीन ए प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी उतना ही न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच, या दो प्रोटॉन के बीच में, या दो न्यूट्रॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है लगभग सेम होता है। इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है ये सैचुरेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है? सैचुरेटिव फोर्स है, सैचुरेशन इफेक्ट दिखाता है। मैंने आपको कहा था बाइंडिंग एनर्जी कर्व में कि जब मास नंबर 170 या 30, ये एवरेज मास नंबर के जो न्यूक्लियाई होते हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी लगभग कांस्टेंट होती है। और कांस्टेंट बाइंडिंग एनर्जी का आने का मतलब है कि न्यूक्लियॉन्स जो है केवल अपने पड़ोसी से ही इंटरेक्शन करता है, दूर के पड़ोसी से उसका कोई इंटरेक्शन नहीं होता। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा न्यूक्लियॉन्स के बीच में उनका इंटरेक्शन उतना ही कम होता चला जाएगा, यानी न्यूक्लियर फोर्स जो है सैचुरेशन इफेक्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फोर्स, अभी हमने देखा चार्ज पर डिपेंड नहीं करते लेकिन स्पिन पर डिपेंड करते हैं, स्पिन डिपेंडेंट फोर्स होते हैं। न्यूक्लियर फोर्स जब देखिए एक की होती है स्पिन अप और एक होता है स्पिन डाउन। यदि स्पिन पैरेलल स्पिन यदि है तो न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रोंगर होगा, लेकिन यदि एंटी पैरेलल स्पिन है इस टाइप से तो न्यूक्लियर फोर्स जो है क्या होगा, एंटी पैरेलल के केस में न्यूक्लियर फोर्स वीक होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कब होगा? जब स्पिन पैरेलल है। ये स्पिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस हाफ, ये माइनस हाफ, प्लस हाफ, माइनस हाफ। तो उस केस में जब एंटी पैरेलल है तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वीक होता है, और जब पैरेलल न्यूक्लियर स्पिन्स हैं, पैरेलल स्पिन्स के लिए न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है। नेक्स्ट, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि युकावा ने कहा था कि जब दो भूखे कुत्तों के बीच में एक हड्डी का टुकड़ा डाल दिया जाए तो उस हड्डी के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए दोनों कुत्ते व्यस्त रहते हैं, यानी हड्डी के टुकड़े का एक्सचेंज होता रहता है। वैसे ही न्यूक्लियर फोर्स जो है पाई मेसॉन्स जो पार्टिकल्स हैं, मेसॉन पार्टिकल्स, उनके एक्सचेंज के कारण लगता है न्यूक्लियॉन्स के बीच। सो इट इज एन एक्सचेंज फोर्स। लास्ट वन इज इट इज ए नॉन सेंट्रल फोर्स। ये एक नॉन सेंट्रल फोर्स होता है। मतलब क्या है नॉन सेंट्रल फोर्स का? कि न्यूक्लियर फोर्स किन्हीं भी दो न्यूक्लियॉन के बीच में सेंटर की तरफ डायरेक्टेड नहीं होता। सेंटर, ये सेंटर है न्यूक्लियस का, तो ये न्यूक्लियॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, तो इनके बीच लगने वाला जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इस सेंटर की तरफ डायरेक्टेड नहीं होता। सो इट्स ए नॉन सेंट्रल फोर्स। कैसा फोर्स है ये? नॉन सेंट्रल फोर्स है, बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स डज नॉट एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दियर सेंटर, यानी इस डायरेक्शन में ये एक्ट नहीं करते, ये तो ऐसे एक्ट करते हैं, तो ये सेंटर की तरफ डायरेक्टेड नहीं होते, इसलिए ये नॉन सेंट्रल फोर्स होते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हुई न्यूक्लियर फोर्स की, और न्यूक्लियर फोर्स का मीनिंग आज मैंने आपको इस छोटे से लेक्चर में बताया। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।